नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भटनेर पोस्ट के साथ। मैं हूं गोपाल झा। खास मुलाकात में आज हमारी मेहमान हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और तमाम तरह की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में जो इनका अनुभव है बहुत ही खास है। और ये जो एपिसोड है मैं समझता हूँ खास तौर पर महिलाओं के लिए और यूथ के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद हो सकता है। और इस पूरे वीडियो को आप अंत लास्ट तक देखेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सुमन चावला से। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। मैडम, मैंने जैसा अभी कहा कि आप शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुशल गृहिणी हैं, राजनेता भी हैं। इन सब में खुद को कहाँ पाते हैं आप? क्योंकि इतने सारे क्षेत्र हैं और जिसमें निपुणता हासिल है आपको, तो खुद को कहाँ देखते हैं आप? मैं सब रूपों में देखती हूँ। मैंने हमेशा एक देखा है कि जिंदगी एक नाटक के तरीके से चलती है। ईश्वर आपको एक रोल देता है और उस रोल में आप अपने आप को फिट करते हो। तो शादी के बाद गृहिणी भी बनती है, एक औरत माँ भी बनती है, उसके साथ कार्य करती है। और जब लड़की पैदा होती है, मैंने आपको एक बात बताऊं कि रेजिस्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा होती है पुरुष से, हर चीज़ सहन करने की भी। और वो अपने समय को इस तरीके से मैनेज कर लेती है कि हर तरीके से अपने आप को सेट करती है, हर तरीके में। चाहे वो उसको पता होता है यदि मैंने अपने पति को भोजन देना है और बच्चों का एक समय है स्कूल का, तो वो करेगी अपने आप। एक समय का मैनेजमेंट होता है सर। यदि समाज में उसकी ज़रूरत महसूस करती है तो फिर उसके लिए समय निकाल लेगी। आमतौर पे क्या होता है कि महिलाएं इधर गपशप में जो समय वेस्ट करती हैं, मैं चाहती हूँ कि वो समाज के लिए क्यों ना लगाया जाए। तो हमें क्या, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ये बचपन से सिखाया गया है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम इसके लिए कर सकते हैं करके जाएं। हाँ, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आपने कहा कि जीवन वाकई बिल्कुल ये एक रंगमंच है। और लेकिन आपकी तो भूमिकाएं बहुत सारी तय कर दी गई हैं और हर भूमिका में फिट बैठती हैं आप। इसीलिए सवाल आया था कि खुद को कहाँ पाते हैं। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। मेरे बाबूजी अक्सर एक सवाल कहते थे कि जब तक किसी के यहाँ दाना पानी नहीं है आप जा नहीं सकते हैं। तो आपका जो बचपन है अमृतसर में बीतता है और आपका जो कर्म क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ हो जाता है। तो हनुमानगढ़ की जो धरती है, हनुमानगढ़ जो शहर है, भाई दाना पानी कैसे खींच के ले आए यहाँ पे? एक्चुअली सर, मैंने 17.5 साल की उम्र में कर लिया था, एमए कर लिया था। मैट्रिक मैंने 11.5 साल की उम्र में कर लिया था। तो उसके बाद तब एमए के बाद हमें होता है कि हमें एक जॉब लेनी है। तो जॉब में जब मैंने ट्राई किया, मैंने अखबारों में देखा तो मुझे हनुमानगढ़ का भी पता चला कि हनुमानगढ़ में एक नया कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज खुल रहा है। तो मैं यहाँ पर आई और यहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। तो वहाँ पर रामचंद्र चौधरी जी हुआ करते थे, मिनिस्टर। हाँ जी, मिनिस्टर। उस समय वो इंटरव्यू में बैठे थे। एक यादव साहब थे, इंग्लिश के प्रोफेसर। तो उनको बहुत इम्प्रेस हुए हमारी बातों से। तो उन्होंने कहा बेटा आप आईएएस की तैयारी करते और भी अच्छा होता। क्या बात। तो मुझे यहाँ पर गर्ल्स के साथ बहुत अटैचमेंट हुआ। मैंने गर्ल्स कॉलेज में ज्वाइन किया और तब से मैं महिला शिक्षा के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने हमेशा अपने आप को समर्पित किया है हर काम के लिए। तो मैं एक बात ये मानती हूँ कि जिसके कंधे चौड़े होते हैं ईश्वर उसी को ही कुछ करने का मौका देता है। तो मैं उसका धन्यवाद भी करती हूँ यदि वो इन भूमिकाओं में मुझे रखता है और सभी महसूस करते हैं कि मैं 100% दे रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है इस बात। और मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सुमन चावला वो एक सरोजिनी नायडू का जो एक रिकॉर्ड था, जो सबसे कम छोटी उम्र में उन्होंने 10वीं पास की थी, लेकिन सरोजिनी नायडू के रिकॉर्ड को भी डॉक्टर सुमन चावला ने तोड़ दिया था। तो वो घटना भी हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके ज़बानी ही कि कैसे ये संभव हुआ। ये मेरे पेरेंट्स दोनों टीचिंग में थे और मेरे 2 भाई थे। मैं भाइयों से ज़्यादा इंटेलिजेंट जरूर थी उस टाइम पे पढ़ाई में। मेरे चाचा के साथ, बल्कि मेरे पापा मुझे जब पढ़ाते कि वो 11वीं में पढ़ते थे और मैं शायद 5वीं 6ठी में थी जब, और मुझे याद हो गया, उनको याद नहीं हुआ। तो उनको लगा कि मैं आगे जा सकती हूँ टीचिंग लाइन में। तो उन्होंने स्पेशल परमिशन ली पंजाब स्कूल बोर्ड से और मुझे कराया गया, 10th कराया गया 7वीं के बाद सीधा। इसके लिए मुझे स्कूल में नहीं रख के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ा। तो पहले मैं अजंता स्कूल में गई या फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई जिसके साथ मेरे फादर जुड़े हुए थे।
और वहाँ पर पढ़ाते भी थे। तो उसके कारण से मुझे 10th करने का मौका मिला और फर्स्ट क्लास में मैंने पास किया। 61% उस समय बहुत होते थे, बिल्कुल। आज से इतने साल पहले, 50 साल पहले। तो उस समय मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सरोजिनी नायडू जी का रिकॉर्ड जो था वो 12 साल की उम्र का था। तो मेरे पापा को हमेशा लगता था कि यदि मेरी बेटी ये कर सकती है तो क्यों ना किया जाए। तो मैंने 11 साल 5 महीने की थी मार्च के समय, तो उसमें मैंने वो पूरा कर लिया। तो उसका सेलिब्रेशन कैसे हुआ था उस वक्त, आपको याद हो? उस समय सर पूरे शहर में इश्तिहार लगाए थे। अभी भी मुझे मेरे पास एक इश्तिहार पड़ा है जहाँ मैं छोटी सी दिखाई दे रही हूँ और वो पूरे शहर में लोगों को अच्छा लगा। यहाँ तक कि बहुत सारे मिनिस्टर्स ने भी हमें लेटर्स भी लिखे और अखबारों में बहुत ज़्यादा आया उस टाइम पे जब हमने ये किया था। उर्दू के अखबारों में, पंजाबी के अखबारों में, हिंदी के, अंग्रेज़ी के अखबारों में। बहुत बढ़िया। मैडम, आपका जो अगर हम अध्यापन क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और यूथ के करीब रहे आप, लड़के लड़कियों के बीच में पढ़ाया आपने काफ़ी कुछ। हम ये जानना चाहेंगे कि यूथ क्या चाहता है? यूथ, जहाँ तक सवाल है, समय के साथ बदलाव आया है सर। पहले लड़कियां पढ़ने आती थी सिर्फ और उनको घर का काम साथ में सिखाया जाता था। मैं एक मज़ेदार घटना बताती हूँ कि एक दिन आंधी तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, तो उस समय संख्या ज़्यादा होती थी। तो मैंने एक दिन लड़कियों से पूछ लिया कि बेटा ये सब क्यों है? कहते जी हमें, यदि हम घर पे रहते हैं तो हमें घर की सफाई करनी पड़ती, इसलिए कॉलेज में आ गए। तो ऐसा भी हुआ है। लेकिन आज यूथ जो है वो बड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है। उनको ये लगता है कि हमें काम साथ साथ में हम करें कॉलेज के साथ साथ, लेकिन उसके कारण से एक अटेंडेंस जो कॉलेज में है वो कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम पैसे कमाने लग जाएं साथ साथ में। कुछ महंगाई भी बढ़ रही है, कुछ उन पर जिम्मेवारियां भी होती हैं, कुछ खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए वो हमेशा इसी बात में लगे रहते हैं। तो पहली बात जो मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूँगी कि पहले पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और यदि करना है तो अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करें कि जिसमें मोबाइल और फेसबुक, व्हाट्सएप पे समय कम लगाएं और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगाएं। ये भी बहुत ज़रूरी है। काम सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चेंजेस ज़रूर आई हैं लड़के लड़कियों। पहले तो एक एम होता था कि पढ़ना है, बीए पास करनी है, शादी हो जाएगी। लेकिन अब वो बातें में थोड़ा सा बदलाव आया है। अब लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना चाहती हैं, करना चाहती हैं, कुछ कर गुजरना चाहती हैं। हाँ, नहीं, अभी आपने कहा कि विवाह मतलब बीए ग्रेजुएशन के बाद लड़कियों की शादी तय हो जाती थी, बिल्कुल सही है। लेकिन विवाह के बाद आप व्याख्याता बनती हैं और उसके बावजूद पढ़ाई जारी रखती हैं, यानी हायर एजुकेशन की बात करें तो आपके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, इतने सारे अनुभव हैं। तो शादी के बाद कहते हैं पढ़ाई और लड़ाई, लड़ाई का मतलब जैसे अपन टीचिंग में हैं तो उस तरह से, तो दोनों मैनेज कैसे करते थे आप? सर मैं बताऊं, जब मैंने लॉ किया था ना तो 6:35 में मैं उठती थी और सब कुछ रोक के बैठी रहती थी। 7 बजे तक पढ़ना है मीन्स पढ़ना है, और रात को समय जो मिला है पढ़ना है मीन्स पढ़ना है। ये नहीं है कि इधर उधर फिर ध्यान करना है। तो पूरा एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, फोकस। जब आप अपने टारगेट पे कर लेते हैं कि मुझे कुछ करके दिखाना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो आप कर लेते हो, फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है। समय का सदुपयोग करना जरूर आना चाहिए। आपके लिए एक बात और कही जाती है कि मैडम चावला को जो जो जिम्मेदारी मिली वो उसके पर्याय बन गई। अगर हम बात बाल कल्याण समिति की करें, अगर हम पारिवारिक परामर्श केंद्र की बात करें, तो लोग भाई पदमुक्त तो हो गए क्योंकि कार्यकाल तो एक छोटा है, वे 3 साल का है, 4 साल का जो भी कार्यकाल है, लेकिन लोग ये 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आज भी लोग आपके पास आते हैं। ऐसा क्या किया था आपने? सर मैं एक बात मानती हूँ कि जो भी आप काम करें उसको 100% करें, पूरे मन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अपनी शक्ति देके। मुझे ध्यान है कि हम 10 मेंबर्स थे और मैं अपना पूरा समय उनको परामर्श केंद्र में भी जब देती थी, और उसके बाद आज तक लोग मेरे पास मार्गदर्शन के लिए, बड़े बड़े घरों के लोग भी आते हैं और गरीब तबका भी आता है, और मैं मार्गदर्शन के साथ साथ उनको घर में मीटिंग भी करा देती हूँ।
बिल्कुल। और कभी कभी धमकी देने की जरूरत पड़ जाए लड़के वालों को या लड़की वालों को तो हाँ, वो वो भी भी दे ज़रूरी देती है, हूँ। बिल्कुल। एक जो मैंने सबसे ज़्यादा बात अपने आप में मैंने की है वो ये कि बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करनी है। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं गई तो लड़की के लिए हूँ लेकिन मैंने उसी को डांट दिया, हम्म। लोग विरोधी भी हुए इस बात के लिए, लेकिन मैं प्रॉब्लम की जड़ तक जाती हूँ और उसको सच में कैसे ख़त्म हो सकता है और कैसे उसका सही दिशा में जा सकते हैं वो मैं हमेशा करती हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो जहाँ तक बाल कल्याण समिति का है, मैंने सर बिल्कुल सर्विसेज ऑनरेडी दी। जो मुझे चेक मिला था वो मैंने वापस सरकार को कर दिया कि मैं बिल्कुल ऑनरेडी सर्विसेज देना चाहती हूँ बिना पैसा लिए। और उसके लिए क्या होता है कि मुझे पैसे का लालच नहीं था तो मैंने मन से काम किया। बहुत सारे बच्चों को, यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी गई, जब बच्चे सर्विस करते थे तो हम उनको कहते थे बेटा पढ़ोगे। तो भीख मांगने भी आती हैं माएँ बच्चों को लेकर तो हम कहते हैं बेटा आपको पढ़ना है। और हमने कई बच्चों को स्कूलों में दिलाया भी है एडमिशन से। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बीमार लोग हैं, हमने समाज से उनके लिए पैसा भी इकट्ठा किया है और उनका इलाज कराने की भी कोशिश की है। मुख्यमंत्री तक को लेटर्स लिखा है। तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, आप किस तरीके से ले जा, दिशा किस तरफ आप जा रहे हो वही डिपेंड करता है। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी अलग छवि है और लगातार आप संघर्ष भी करती रही हैं हर जगह, चाहे सड़क पे भी आती हैं आप कई बार। हनुमानगढ़ की बड़ी समस्या क्या है? सर इस समय जो सबसे बड़ी समस्या मैं नशा मानती हूँ। युवाओं को सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं। बहुत कोशिश हमने करी, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों से भी कोशिश की, सर हमें आप मौका दीजिए कि हम स्कूलों कॉलेजों में जाएं, ऑफिशियली जाएं, क्योंकि वैसे आप जाते हो थोड़ी देर लगा के आ जाओगे। तो हम चाहते हैं कि उनको हम संबोधित करें, उनको सिखाएं, लेकिन कई बार मौका नहीं दिया जाता क्योंकि ऑफिशियल रीजंस हो जाते हैं उनके। लेकिन अदरवाइज बच्चों को, एक तो मैंने देखा कि परिवारों के माता पिता को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन से जो आप घर में करते हैं बच्चे उसको कॉपी करते हैं। बिल्कुल। यदि बाप शराब पी के आएगा तो बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा सही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो सोचता है कि मैंने बाप को कॉपी करना है, दूसरा ये सोचता है नहीं जो बाप ने किया मुझे वो नहीं करना है क्योंकि इससे गलत हो रहा है। तो बहुत कम बच्चे हैं जो, और दूसरी बात जो है इकोनॉमिक कारण है, यहाँ बेरोजगारी बहुत है तो चिट्ठा या और अफीम ये सब बेचने वाले बहुत पैदा हो गए। तो इसमें पुलिस प्रशासन का भी कंट्रोल होना चाहिए, समाज तभी आगे बढ़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि इसको बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, हमारे बच्चों में भी ये भावना पैदा की जाए। बेरोजगारी के कारण से जैसा कभी पता चलता है कि मोहल्लों में औरतें तक ये दे रही हैं। मैडम आपने विदेश का भी दौरा किया, ब्रिटेन भी गए आप, अमेरिका भी गए। अगर भारत से तुलना करें ब्रिटेन और अमेरिका की तो क्या अंतर लगा आपको? मुझे 2001 में अमेरिका जाने का मौका मिला, मैं साथ में इंग्लैंड में भी गई और रोटरी क्लब ने मुझे भेजा था इंटरनेशनल एक टूर के लिए। इसको ग्रुप स्टडी एक्सचेंज स्कीम कहते हैं, जिसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन हमें करना था। तो जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ नोट की वो ये थी कि हमारे परिवार हमारी ताकत हैं। आज हमारे घर में हस्बैंड वापस आता है या पिता वापस आता है, उसको पता होता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही होगी। और वहाँ पर ऐसा नहीं था। मैं एक्चुअली मुझे उस स्कीम के तहत उन लोगों के घरों में रहने का मौका मिला, अमेरिकन्स के। तो मैंने देखा कि खुद उनकी डेट के लिए सामान तैयार करके लड़की लेके जा रही है रात को। तो सवेरे मैंने फादर से पूछा आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा कल्चर ही ऐसा है। एक सबसे बड़ी बात मैं हमेशा जो बताती हूँ कि जैसे जो टेबल, ऑफिस टेबल थी, उन पर सब ने अपने परिवार की फ़ोटोज़ लगा रखी थी और यहाँ तक कि पर्स में भी फ़ोटो होती थी वाइफ की और बच्चों की। और बार बार कार में भी बैठे एक ही बात, आई लव यू करते रहते थे। तो मैंने कहा कि भारत में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जो मुझे अमेरिकन्स ने जब मैं आ रही थी पूछा था, तो मैंने कहा सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हमारे यहाँ ये सब एक बार भी शायद ज़िंदगी में पति नहीं कहता अपनी पत्नी को आई लव यू।
वहाँ थोड़ी देर बाद कहना पड़ता है, फोटोज रखनी पड़ती है, क्योंकि इनसिक्योरिटी दिमाग में है कि वो उनको पता नहीं है कि घर में जाएंगे पत्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी या किसी और के साथ जा चुकी होगी। तो हमारी जो पारिवारिक वैल्यूज़ हैं इसको हम बचाए रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया। दूसरी बात जो मैंने नोट की वहाँ पर कि वहाँ टाइम का बहुत ज़्यादा पाबंदी है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, हमारे 1.5 घंटा हम करीब करीब माला पहनाने में करते हैं कि दूसरा नाराज़ ना हो जाए। और वहाँ पर रोटरी फंक्शन में जो मैंने देखा 1 घंटे का प्रोग्राम मीन्स 1 घंटा उसी में वो खा पी भी रहे हैं, उसी में हमारे लोगों का लेक्चर भी हो रहा है, किताब को भी स्टडी कर रहे हैं, सारा कुछ 1 घंटे में सिमट जाता है। कन्वेंशन देखी हमारे यहाँ पूरी लाइन, किसी को खाना खिलाना होता है ना, एक 50 लोगों ने 100 लोगों ने, तो पता नहीं कितने लोग खाना बनाने वाले हैं, कितने लोग सफाई करने वाले हैं, कितने बर्तन धोने वाले हैं। लेकिन वहाँ मैंने देखा बड़े से बड़े प्रेसिडेंट्स हैं, जो और बड़े ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे खुद सफाई कर रहे हैं। क्या बात। कूड़ा लेके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक चीज़ में तो हम परिवार में यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय की पाबंदी में हम बहुत निकम्मे हैं। इस बात को मैं ज़रूर कहूँगी, इसीलिए हम पिछड़ जाते हैं कहीं कहीं। समय की वैल्यू को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुछ दिनों में आपने देखा कि यूट्यूब पे आपने एक चैनल भी बनाई और उसमें आपने दादी नानी की कहानियाँ भी खूब सुनाई। यह विचार कैसे आया? तो मैं हमेशा, क्योंकि पहले एजुकेशन लाइन से रही हूँ और स्कूलों कॉलेजों में अक्सर जाती रहती हूँ, तो मैंने देखा कि आप स्कूल कॉलेज में तो जाते ही हैं, इसके साथ यूट्यूब में आपको बहुत सारे बच्चों को सुनाने का मौका मिलेगा। आमतौर पे कि हम रामायण को एक ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं, तो मैंने ये सोचा कि आमतौर पे पहले जब हम छोटे थे नानी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी और बच्चों में संस्कार दिए जाते थे उस कहानी के माध्यम से, चाहे वो पंचतंत्र की कहानी थी, चाहे रामायण की कहानी थी। कैरेक्टर हमेशा आपने देखा होगा, राम और रावण में राशि एक है लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसी तरह से महाभारत में कृष्ण और कंस राशि एक है लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो क्या है आधार? कर्म। हमारे कर्म क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं। तो मैंने ये देखा कि एक रोल मैं अदा ये कर सकती हूँ कि मैं बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ। और मैं क्योंकि रामायण भी पढ़ी है तो मेरे को एक कहानी आती है बीच में, जब सुंदरकांड के अंत में जब चल रहा था, समुद्र में पुल बन रहा था, तो उस समय एक गिलहरी थी। गिलहरी क्या करती थी, पानी में जाके लौट लेती थी और फिर रेत में लौट के वापस पानी में चली जाती थी। किसी ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर सकती हो, इतने से क्या होगा, पुल बन जाएगा। तो उसने कहा मैं अपना एक रोल अदा कर रही हूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ छोटा सा वो मैं कर रही हूँ। तो मैंने भी ये कहानियाँ इसीलिए शुरू करी कि आज दादी नानी से कम सुनते हैं बच्चे, सीरियल्स ज़्यादा देखते हैं। तो जितने लोग भी सुने या उनकी माएँ उनको सुनाएं एक कहानी के रूप में रामायण को, तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे सीखेंगे राम के कैरेक्टर से, क्योंकि राम एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो बचपन से अपने माँ बाप के पैर छूते थे। और पारिवारिक वैल्यूज़ यदि सीखनी है हमें तो रामायण से सीखें। महाभारत हमें ये सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, रामायण हमें सिखाती है कि हमारे परिवार को बनाने में हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सर ये शुरू की। और कई बार मुझे कह भी दिया जाता है कि हमारे बच्चे आपको नानी दादी कहते हैं, तो दादी नानी आ गई, इसलिए अच्छा लगता है। चलिए, आपके विभिन्न भूमिकाओं पे हमने चर्चा की, लेकिन एक जो बड़ी भूमिका है वो राजनीति की भी आपके पास, और आपने सक्रिय राजनीति में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, संगठनों में सेवाएं दी, आपने चुनाव भी लड़े, और उस वक्त आपको तकरीबन 13,000 से ज़्यादा लोगों ने आपको अपना नेता माना जब देश में मोदी की लहर थी। फिर शांत कैसे हो गए? सर ऐसा है कि मैं लोगों पर निर्भर करती हूँ, जो हमारे प्रशंसक हैं, जो हमारे जानने वाले हैं। मैं उस समय बताऊँ आपको, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी और उस समय की जो मेरी तनख्वाह थी वो थी 1,10,000, जो अब बढ़कर 2.5 लाख के करीब होती। लेकिन मैंने उसको छोड़ा क्योंकि मैंने ये समझा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। यदि समाज में आप कुछ करके जाते हो
तो ज़्यादा बड़ी मेरी उपलब्धि होगी। तो मैंने नौकरी छोड़ी भी और लोगों ने मुझे कहा इस समय कि आपको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छी सेवा कर पाते हो। अफसर को भी कुछ कहना होता है, यदि आप कुछ नहीं हो तो सुनता नहीं है कोई भी। तो इसलिए मैंने इसको सेवा के रूप में लिया और लोगों के कहने पे मैं राजनीति में आई और लोगों ने अच्छा प्यार भी दिया। लेकिन राजनीति में संख्या की गिनती बहुत बड़ी होती है, उस संख्या को तो मैं प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन इतने लोगों का प्यार जरूर मिला मुझे। हाँ, लेकिन फिर बिल्कुल शांत कैसे हो गए चुनावी दौर से? ऐसा है सर, मैं शांत तो कभी भी नहीं हुई हूँ। मैं हमेशा सेवा कार्य में रही हूँ, चाहे स्पिनिंग मिल के लिए हो, मैं सड़कों पर भी बैठी हूँ, कई कई महीने बैठी हूँ। और जब मिल तो नहीं खुल पाई, हम गुलाब चंद कटारिया जी से भी मिले, हमें वसुंधरा जी से मिलाने के लिए भी उस समय लेकर गए थे लोग। लेकिन वहीं पर जो बातचीत हुई उसमें हम लोगों ने उनको समायोजन जरूर कराया दूसरे डिपार्टमेंट्स में। फिर कहा गया कि मिल जब खुलेगी लेकिन एटलीस्ट इनके घरों में भूख तो नहीं रहनी चाहिए। तो उन लोगों का समायोजन हुआ, उनको तनख्वाह मिली और आज उनके बच्चे खुश हैं और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। तो हमने फिर भी कोशिश की कि मिल खुल जाए। हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, हर तरीके से खड़े रहे हैं। और फिर किसान आंदोलन भी हुआ है तो हमने उनकी मांगें उठाई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें यहाँ पर ज़्यादा हैं तो हमने उसके लिए भी उठाया है, हमेशा मुद्दा उठाया है कि वैट कम कर देना चाहिए। महिलाओं के लिए भी जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं हमने हमेशा उठाई हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एक्टिव रही हूँ। और यदि अब मैंने ये YouTube के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की है, धर्म को सिखाने की कोशिश की है, क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ कि जो आम तौर पे लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं उनको भी आंसर करती हूँ। चलिए, फिर वही चुनावी साल है, वही चुनावी मैदान है, तो क्या उतरने का कोई इरादा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। पिछली बार भी सर मैंने एक ही बात बोली थी कि हमारे जानने वाले, हमारे जो समर्थक हैं वो क्या चाहेंगे। यदि वो चाहेंगे कि मुझे आना है तो मैं आने के लिए तैयार होंगी, और यदि वो चाहेंगे नहीं तो मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरा ध्येय सेवा है और मैं सेवा हमेशा करती रहूँगी। जिस तरीके से वो चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ये थी डॉक्टर सुमन चावला, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी और राजनीति पे जब बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीके से स्पष्ट तौर पे कहा कि जनता ही फैसला करेगी। आप बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।